हेलो गाइस, वेलकम टू औरोश डिजिटल। आज हम लोग आपके सामने लेके आए हैं ब्रह्मा जेडब्ल्यू के क्रैश कोर्स सीरीज में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब चैप्टर तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका जेई मेन में एक क्वेश्चन आना क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जेई मेन की बहुत ही कम दिन बचे हैं। चलिए, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पे लाई करता है? पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां पे होता है आपको पता होगा, एस और पी के बीच में ठीक होता है आपका डी। इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो एस और पी की मिक्स प्रॉपर्टी होंगी। दैट मींस कि ये ट्रांजिशन होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ट्रांजिशन का मतलब। क्या होता है ट्रांजिशन का मतलब? होता है जिसका डी पूरा भरा हुआ ना हो। अगर डी पूरा भरा हुआ होगा तो वो ट्रांजिशन नहीं हो सकता। मतलब ट्रांजिशन के लिए कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, चाहे वो अपने एलिमेंटल स्टेट में हो या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम जरूर चाहिए होता है ट्रांजिशन करने के लिए। तो ट्रांजिशन मींस इनकम्प्लीटली फिल्ड डी लेवल, मतलब उसका डी पूरा भरा हुआ न हो। जैसे देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है? क्योंकि अगर आप जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3d10, कैडमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 4d10। ठीक है, मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 5d10। इसका मतलब ये d10 में है। ठीक है, तो ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है। अगर ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी होंगे तो Zn2+ ही शो करता है, तो भी 4s का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन 3d तो 10 ही रहेगा। कैडमियम को देखें अगर Cd2+, तो भी 5s का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 5s0, लेकिन 4d तो 10 ही रहेगा। अगर वैसी तरह मरकरी का देखें तो 6x का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन 5d तो 10 ही रहेगा। इसका मतलब अपने नॉर्मल एलिमेंटल स्टेट या किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड में अगर डी पूरा भरा हुआ है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होगा। तो इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक तो होते ही है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको साफ साफ बता दिया गया है कि उनका D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है इन देयर एलिमेंटल एज वेल एज एनी कंपाउंड। नेक्स्ट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ट्रू फॉल्स करके पूछ सकते हैं आपसे सवाल। क्या सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक हैं? हाँ बिल्कुल हैं। क्या सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? नहीं। मतलब ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हम एस ब्लॉक में क्या करते हैं, ग्रुप वाइज स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि अल्कली मेटल, तो अल्कली मेटल में स्टार्ट कर देते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक्सेट्रा। अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। पी ब्लॉक में भी हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ग्रुप वाइज। बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, मतलब फैमिली वाइज पढ़ते हैं। लेकिन डी ब्लॉक में क्या है कि ऊपर वाले एलिमेंट्स को देख करके नीचे वाले एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक में ग्रुप वाइज सिमिलरिटी उतनी नहीं पाई जाती है जितनी पीरियड वाइज पाई जाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग सीरीज वाइज स्टडी करते हैं। इसलिए सबसे पहली ट्रांजिशन सीरीज को हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं, 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज कहां से कहां तक है याद करिए, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। ठीक है, फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक है, 4D सीरीज, यूट्रियम टू कैडमियम। उसके बाद आता है आपका थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक है, लैंथेनम टू मरकरी। बट इसमें क्या है कि 14 एलिमेंट जो आते हैं लेंथेनाइड सीरीज के, लेंथेनाइड सीरीज वो काउंट नहीं किए जाएंगे क्योंकि एफ ब्लॉक में है लेंथेनाइड सीरीज। मतलब लेंथेनम ने प्रोसीड किया लेंथेनाइड सीरीज। ये लेंथेनम के ही 14 बच्चे हैं लेंथेनाइड सीरीज वाले, लेकिन इसके घर में जगह नहीं थी तो इनको अलग से फुटपाथ पे रखना पड़ा। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन इनकी नहीं है, फुटपाथ पे है। और सेम पोजीशन की बात की जाए तो लेंथेनम का जो पोजीशन होगा सारे लेंथेनाइड सीरीज का, सिमिलरली एक्टिनम का जो पोजीशन होगा सारे एक्टिनाइड सीरीज का वही पोजीशन होगा सेम। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं 6D सीरीज, मतलब फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज या 6D सीरीज। ये क्या है कि
नेचुरल एलिमेंट्स अभी भी ये स्टिल इनकम्प्लीट है, नेचुरल नहीं है पूरे के पूरे, केवल 3 है नेचुरल, ACRF और DB। तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है कि कौन सी सीरीज है जो स्टिल इनकम्प्लीट है, तो 4 ट्रांजिशन सीरीज, जिसे हम लोग 6D सीरीज बोलते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा डी ब्लॉक का? ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन n-1d सबशेल के d ऑर्बिटल में। इसका मतलब NH2 NS1 या 2, मतलब NS में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। n-1d 1 to 10, लेकिन n-1d 1 to 10 होगा, एक्सेप्ट पैलेडियम। पैलेडियम में नहीं होता है, क्योंकि पैलेडियम में आपको पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें S0 होता है और D 10 होता है। ठीक है, 5s0 4d 10। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे आपको बोला जाए पोस्ट वर्कआउट डाइट, इसका मतलब जिम से आने के बाद जो खाया जाता है उसे पोस्ट वर्कआउट। प्री वर्कआउट मतलब जिम जाने से पहले जो खाना है। तो पोस्ट ट्रांजिशन का मतलब नाम से तो समझ में आ रहा है कि ट्रांजिशन के बाद, आफ्टर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के बाद भाई जो आएगा उसे बोलेंगे हम पोस्ट ट्रांजिशन। लेकिन क्या ट्रांजिशन के बाद तो पूरे पी ब्लॉक आ जाते हैं? नहीं, नन मेटल से पहले एंड बिफोर नन मेटल, ट्रांजिशन के बाद नन मेटल मतलब बॉर्डर वाले, डी और पी के बॉर्डर वाले एलिमेंट। तो बॉर्डर पे ऐसा नहीं कि एक वायर तार बना है उस पे एलिमेंट लटक रहे, नहीं, बॉर्डर का मतलब एक पोजीशन होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, जैसे जो लोग इंडो चाइना बॉर्डर पर रहते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी कि वो तार पे लटके रहते हैं। वहां पे भाई स्कूल है, हॉस्पिटल है, घर है, प्लेग्राउंड है। तो बॉर्डर पे देखिए कौन कौन से हैं, मतलब ये पुअर मेटल्स हो जाते हैं, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर धीरे धीरे खत्म होने वाला होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्टार्ट होने वाला होता है। तो वो बॉर्डर एलिमेंट कहलाता है पोस्ट ट्रांजिशन। जैसे देखिए जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन में नहीं आते हैं, पोस्ट ट्रांजिशन में आएंगे। ये एलिमेंट हुए एल्यूमिनियम वाले, ठीक है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा चीज जानते रहिए, पोस्ट ट्रांजिशन। नेक्स्ट, इस टॉपिक को हम लोग दो पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, एक होगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होगा कंपाउंड। तो पहले देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पहला देखिए इसकी किसमें लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-1d। मतलब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे पहले एक चीज जान लेते हैं कि 4s और 3d में एनर्जी डिफरेंस N+L रूल से आपको पता तो चल रहा है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ तो बड़ा कम डिफरेंस फील होता है। वैसी तरह 5s और 4d में बहुत कम डिफरेंस है। ठीक उसी प्रकार 6s और 5d में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम हो जाता है। इस वजह से a lot of exceptions are found in the electronic configuration of d block element। तो बहुत ज्यादा आपको एक्सेप्शन दिखाई देगा। ठीक है, और दूसरी चीज एक बात आपको पढ़ाई गई होगी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, हम जानते हैं कि D10 D5 मतलब आधे भरे हुए या पूरे भरे हुए एक्स्ट्रा स्टेबल माने जाते हैं ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के क्या क्या होते हैं, चारों सीरीज की देखते हैं। तो 3D सीरीज तो बच्चों सबको याद होगी। ठीक है, 3D सीरीज में तो कोई लफड़ा ही नहीं होता है, बस Cr और किसको छोड़कर, कॉपर को छोड़कर। क्रोमियम और कॉपर में बस दो जगह एक्सेप्शन होता है, बाकी 3D सीरीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा स्कैंड, तो 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s1 3d5, 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, 4s1 3d10 और यहां 4s2 3d10। ठीक है,
तो इसका मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो साफ साफ आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो इसका मतलब इसमें कितने एक्सेप्शन, बस दो, एक क्रोमियम और दूसरा कौन, कॉपर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज एक्सेप्शन से भरी पड़ी है। अब इसको कैसे हम लोग याद रखते हैं, मैं कैसे याद रखता हूं, देखिए एस के इलेक्ट्रॉन को मैं याद रखता हूं लास्ट में 012 याद कर लेना। जैसे शुरुआत में देखिए 2 2, फिर 1 1 1 1 1 1 0 1 2, देखिए यहां से 2 2, फिर 1 1 1 1 1 0 1 2, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं याद करना है, बस 2 2 और 1 1 1 1 1 0 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब कैसे हम लिखेंगे, देखिए 5s2 4d1, 5s2 4d2, 5s1। अब देखिए 4d2 के बाद 3 आना चाहिए, तो क्या हो गया 4d4, 5s1 4d5, 5s1 4d6, 5s1 4d7, 5s1 4d8, 5s0 तो 4d10, 5s1 4d10 और 5s2 4d10, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लाइट थोड़ा है कलर का। नेक्स्ट 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज को देखते हैं। अब इसमें कैसे याद करना है, देखिए सारा जगह 2 2 2 2 2 2, लास्ट में 1 1 2, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए लेंथेनम का कैसे याद करेंगे, 5D सीरीज है तो 6s2 5d1, 6s2 5d2, 6s2 5d3, 6s2 5d4, 6s2 5d5, 6s2 5d6, 6s2 5d7। लेकिन यहां 6s1 तो 5d8 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 5d9, 6s1 5d10 और 6s2 5d10, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5D सीरीज। और 6D सीरीज में कुछ नहीं याद रखना है, 2 2 2 2 लास्ट में 1 2, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको क्लियर हो गया आई होप। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 6D सीरीज की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जेईई में 3D 4D 5D एनफ होता है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन है कि किस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि सिल्वर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है कि नहीं, एनसीईआरटी का सवाल है। तो एक बात बताओ, सिल्वर में भी तो भरा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन अगर देखो तो 5s1 4d10, ठीक है। तो इसका तो डी पूरा भरा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं एजी प्लस में देखें, तो एजी प्लस में भी देखें तो ये क्या आ जाएगा 5s0 4d10, ठीक है। अब ये मत पूछिएगा कि यहां से क्यों इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकलता आउटर सेल से, जाता एनर्जी वाइज। लेकिन आपको पता है कि AgF2 मतलब सिल्वर +2 में भी बना रहा है, तो सिल्वर +2 में क्या हो जाएगा 4d9। तो इसका मतलब यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक, तो इसका मतलब किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब सिल्वर में तो है, तो इसका मतलब सिल्वर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन था ऑन व्हाट ग्राउंड वी कैन से स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट सिल्वर इन जिंक इज नॉट। तो स्कैंडियम में तो आपको साफ साफ पता चल रहा है, स्कैंडियम में 4s2 3d1, तो 3d1 मतलब डी में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जिंक, तो जिंक तो अभी आपको बताया Zn में क्या होता है 3d10, Zn2 प्लस में भी क्या होगा 3d10। तो इसका मतलब जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि उसका हर ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 ही आ रहा है। तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन था आपका कि सिल्वर के बारे में आपका क्या ख्याल है, ट्रांजिशन है कि नहीं। तो सिल्वर ट्रांजिशन है, क्योंकि डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। दूसरा सवाल ये था कि स्कैंडियम है और जिंक कैसे नहीं है, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट, इस ब्लॉक की एक खास बात होती है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के S और D की
एनर्जी में डिफरेंस कम होने की वजह से जब बॉन्डिंग होती है तो s के साथ d इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। s के इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग जो होती है वो आयनिक बॉन्डिंग होगी और जो n-1 d इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करेगा वो क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट डिस्टिंग्विश ट्रांजिशन एलिमेंट्स फ्रॉम s एंड p ब्लॉक एलिमेंट दैट इज दे शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये इसकी बहुत बड़ी खास बात होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। दस यूनिक प्रॉपर्टी ड्यू टू फैक्ट द एनर्जी लेवल, क्यों इसकी 3D और 4s की एनर्जी में डिफरेंस कम होगा, उसी तरीके 4D और 5s की एनर्जी में डिफरेंस कम होगा, उसी तरीके 5D और 6s की एनर्जी में डिफरेंस कम होगा। तो एनर्जी में कम डिफरेंस होने की वजह से n-1 डी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही वो बोला है कि दैट्स व्हाई n-1 डी इलेक्ट्रॉन आल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं भाई, वेरिएबल है तो कौन कैसे वेरी करता है। ये प्योर एनसीईआरटी का है, ध्यान से इसको देखिएगा। अब अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, +3 आपको दिखाई दे रहा है। टाइटेनियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d2। तो इसका मतलब ये तो +2 भी शो कर सकता है, और अगर डी वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट पूरे के पूरे कर लिए तो +4 भी शो कर सकता है, और अगर डी का एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया तो +3। मतलब ये तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +2 +3 +4। तो देखिए +2 +3 +4। ठीक है, वैलेडियम का कितना होता है कॉन्फ़िगरेशन, 3d3। तो अगर 3d3 है तो इसका मतलब ये तो 5 तक शो कर सकता है, देखिए 5 तक शो किया। क्रोमियम, क्रोमियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, 4s1 3d5। तो इसका मतलब अगर सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए तो ये तो +6 तक शो कर सकता है। तो देखिए क्रोमियम का +6 तक है, +2 से लेकर +6 तक। इवन की कुछ किताबें कहती हैं कि 4s का केवल पार्टिसिपेट किया तो +1, लेकिन जो बहुत ही रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आगे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। Mn का देखिए, Mn का कितना होता है, 4s2 3d7। तो इसका मतलब सॉरी 4s2 3d5। तो इसका मतलब अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए बॉन्डिंग में तो ये +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हो। देखिए Mn +7 दिया है। आयरन देखिए अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगे। तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर होने लगेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। कम होने लगेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी। तो देखिए इसकी +2 +3 +4 +6, इसकी +2 +3 +4, निकिल +2 +3 +4, कॉपर +1 +2, जिंक ओनली +2। ठीक, इसका मतलब एक कैसा ट्रेंड बन रहा है आप जरा ध्यान से देखें तो ऐसे ऐसे। तो ये ट्रेंड कैसा दिख रहा है, इनवर्स पिरामिड जैसा, इनवर्स पिरामिड। तो इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका ट्रेंड जो होता है वो एक इनवर्स पिरामिड की तरह बनता है। हाँ एक चीज और कि इसमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जरा ध्यान से देखेंगे तो स्कैंडियम +3 में स्टेबल है, टाइटेनियम टाइटेनियम +4 में स्टेबल है। ये ध्यान से देखिए, इसको मैं दूसरे कलर से देख ले रहा हूं, इससे कर दे रहे हैं। स्कैंडियम +3 में स्टेबल है, टाइटेनियम +4 में स्टेबल है, वैनेडियम +5 में आप देखोगे V2O5। फिर उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम +3 +6 ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। Mn +2 +7, Mn कुछ जगह +3 +4 भी बनाता है तो इसमें स्टेबल है। आयरन फेरस फेरिक +2 +3, ठीक है। कोबाल्ट +2 +3, निकिल +2, ठीक है। और निकिल मतलब देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स वगैरह में +3 बनाता है, इसे जनरली +2 इसकी स्टेबल। कॉपर +1 +2 दोनों स्टेबल होती हैं, डिपेंड करता है मीडियम क्या है। मीडियम अगर एयर है तो +1 स्टेबल, मीडियम अगर एक्वस है तो +2, और जिंक +2। तो ये जो मैंने रेड कलर से दिखाया है क्या है, इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म
ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद एक्सेप्शन ऑफ, ध्यान से देखिए, Cr, Cu, Ag, Au, मरकरी, मतलब क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये +1 भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जिसमें Cr की +1 रेयर होती है, लेकिन ये +1 भी शो कर सकते हैं मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ठीक है, बाकी लोग मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि s के इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, each of the element in group 3b to 6b can show maximum oxidation is equal to group number, क्योंकि अभी यहां तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट उनके ग्रुप नंबर के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट होती है क्या होने लगता है, घटने लगता है। देखिए, Cr कैन शो, क्रोमियम कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6। हाँ भाई, क्रोमियम को तो 4s1 3d5, तो s के 1 इलेक्ट्रॉन निकल गए, d के 5 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो क्रोमियम तो +6 कर सकता है मैक्सिमम, जो कि उसका ग्रुप नंबर होता है। नेक्स्ट, डी ब्लॉक में देखिए ध्यान से, रोडियम Ru और ओस्मियम OS, ये जो होते हैं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यही शो करते हैं, रोडियम और ऑस्मियम, मैक्सिमम इक्वल टू +8। ठीक है, नेक्स्ट, 3D सीरीज का ऑक्सीडेशन स्टेट एक इनवर्स पिरामिड बनाता है, लेकिन 4D 5D सीरीज में रेगुलर पिरामिड इनवर्स नहीं ऑब्टेंड होता है। क्यों नहीं ऑब्टेंड होता है? अगर हम जरा गौर से देखें तो 3D में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके पास आई थी, Mn के पास, +7। तो क्या 4D में तो इसका पीक ये Mn के पास बनेगा? क्या 4D सीरीज में भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +7 Mn के पास आएगी? Mn के नीचे नहीं, Mn के नीचे कौन है, Tc, तो Tc के पास नहीं आती है, ये तो Ru और OS के पास आती है। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा सा पिरामिड का जो ये कॉर्नर है थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब रेगुलर इनवर्स पिरामिड ऑब्जर्व नहीं होगा। 4D और 5D सीरीज में पिरामिड होगा, लेकिन रेगुलर 3D की तरह नहीं होगा। वाई रेगुलर पिरामिड इज नॉट ऑब्जर्व? सिंपल सी बात है, क्योंकि आयरन के नीचे +8 मिल रहा है, जबकि वहां पर Mn के नीचे +7 मिल रहा था। इसका मतलब कि रेगुलर तो नहीं होगा। और दूसरी बात कि मैंने पहले ही कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऊपर वाले एलिमेंट्स को देख के नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन प्रेडिक्ट करना सही नहीं होता है, क्योंकि इसमें ग्रुप वाइज से ज्यादा सिमिलरिटी पीरियड वाइज पाई जाती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे निकिल का तीनों एक ही ग्रुप में, देखिए निकिल का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8 है, पैलेडियम का कॉन्फ़िगरेशन 5s0 4d10 है, लेकिन प्लेटिनम का कॉन्फ़िगरेशन 6s1 5d9 है। तो इसका मतलब कि ये तो एक ही ग्रुप में और तीनों के कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, इसका मतलब कि हम रेगुलर नहीं बोल सकते हैं। ये ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। D0, D5 और D10 आर कंसीडर्ड एक्स्ट्रा स्टेबल। हाँ भाई, D0 हम जानते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, D5 D10 भी एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, हमने पढ़ रखा है। जैसे एग्जांपल देखिए, बोल रहे टाइटेनियम 4+ और टाइटेनियम 3+ में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो टाइटेनियम 4+ में D0 आ रहा है, टाइटेनियम 3+ में D1 आ रहा है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, टाइटेनियम 4+। ठीक है, Mn2+ और Mn3+ में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो Mn3+ में 3d4 आ रहा है, Mn2+ में 3d5 आ रहा है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है, 3d5। ठीक है, अब एक बात जरा ध्यान समझिए, 4D और 5D सीरीज में मतलब जो हैवियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल हैं, लेकिन जो 3D सीरीज वाले हैं वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है, मतलब KMnO4 अपने +7 में स्टेबल नहीं है। ठीक है, K2Cr2O7 अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं है। इसका मतलब स्टेबल नहीं है तभी तो इनका रिडक्शन होता है, तो इनका रिडक्शन होता है तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए आपने देखा होगा कि 3D वाले ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, 4D 5D वाले नहीं। तो इसके पीछे रीजन क्या है, वही जेड इफेक्टिव। ठीक है, क्योंकि 3D सीरीज क्या है कि न्यूक्लियस से थोड़ा नजदीक है थर्ड सेल, 4D 5D क्या है, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। तो इसका मतलब 3D सीरीज में जो
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो न्यूक्लियस नहीं चाहेगा, तो वो चाहेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न हो, तो वो क्या होंगे, लेकिन 4d 5d पे न्यूक्लियस का कंट्रोल थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो ज्यादा शो कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा कि 3d सीरीज वाले अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं जितने 4d 5d सीरीज वाले होते हैं। इसलिए 3d सीरीज वाले किसकी तरह बिहेव करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में वो ऑक्साइड या फ्लोराइड ही बनाते हैं, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से ही जुड़े होंगे। आप देखिए जैसे K2Cr2O7, तो ये ऑक्सीजन से ही जुड़ा है, या फ्लोरीन जुड़ा होगा KMnO4, या ऑक्सीजन से ही जुड़ा है। मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में वो ऑक्साइड या फ्लोराइड के फॉर्म में ही रहते हैं, जबकि स्ट्रांगली रिड्यूसिंग स्टेट में वो ऑक्साइड या फ्लोराइड नहीं बनाते हैं, वो हैवियर हैलाइड्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे वेनेडियम कैन फॉर्म VCl3 VBr3 Vi3, बट Vi5 नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है भाई, क्यों, क्योंकि अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्टेट +5 में है, तो यहां से रिड्यूस होगा तो I माइनस को अपने ही सराउंडिंग एटम को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा I2 में। तो जब कोई एलिमेंट्स अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में है, तो आप ध्यान से देखिए वो फ्लोराइड या ऑक्साइड बनाएगा, नॉट आयोडाइड। ठीक है, चलिए यहां भी देखिए सेम कहानी, KMnO4 K2Cr2O7 VO4 3-, ये सब क्या है, ऑक्साइड बना रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि आपको पता है कि भाई फ्लोराइड और ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल है, तो वो उसी के साथ रह सकते हैं। ठीक, ऑल द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म आयोनिक इन देयर लोअर। अब ध्यान से देखिए, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर है तो आयोनिक एंड बेसिक नेचर, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है तो कोवेलेंट एंड एसिडिक नेचर, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बीच की है तो एम्फोटेरिक नेचर। तो ध्यान से देखिए, आपको बताएगा CRO बेसिक, MNO बेसिक, VO बेसिक, Cr2O3 Mn2O3 MnO2 V2O3, ये एम्फोटेरिक नेचर आएंगे। और कोवेलेंट और एसिडिक नेचर में K2Cr2O7 CrO3 MnO3 Mn2O7 V2O5, ये क्या है, अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए क्या होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे और कोवेलेंट नेचर के होंगे। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। यहां पे एक बहुत छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसको समझाने का दो। अगर हम कहें इस ग्राफ को, अगर ना नया ग्राफ बना के देख लेते हैं हम लोग, ट्रांजिशन सीरीज में जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, रेडियस अचानक घटती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर बढ़ने लगती है। मतलब पहले डिक्रीमेंट, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीमेंट, बट अल्टीमेटली डिक्रीमेंट इज ऑब्जर्व। मतलब अल्टीमेट तो डिक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, अब इसको समझाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका समझिए ध्यान से, पहला तरीका बोलता है कि जैसे ही हम 3D सीरीज में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 3D1 में। तो अगर इलेक्ट्रॉन किस में गया, 3D1 में, तो D1 से लेके D5 तक इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, एक एक करके भरे जाएंगे। तो एक एक करके भरे जाएंगे, तो Z इफेक्टिव डोमिनेंट होगा। तो Z इफेक्टिव डोमिनेंट होगा तो रेडियस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जब तक Z इफेक्टिव डोमिनेंस है, रेडियस डिक्रीज कर रही है। जैसे ही पेयरिंग स्टार्ट हुई, तो पेयरिंग स्टार्ट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी आ गया, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का डायरेक्शन इधर है, जेड इफेक्टिव का डायरेक्शन इधर है, तो दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने लगेंगे, जिसकी वजह से रेडियस क्या हो जाएगी, D5 के बाद कांस्टेंट सी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉपर और जिंक के पास पहुंचते हैं हम, कॉपर और जिंक के पास पहुंचने का मतलब पेयरिंग क्या हो जाती है, डोमिनेंट, मतलब पूरी भर जाती है। तो इसका मतलब रिपल्सन जो होता है वो हावी हो जाता है जेड इफेक्टिव पे, इसलिए रेडियस थोड़ी सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग
ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो ये तो पहला एक्सप्लेनेशन था। दूसरा एक्सप्लेनेशन बोलता है, ध्यान समझिएगा, दूसरा एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ट्रांजिशन सीरीज में जब इलेक्ट्रॉन डी में जाता है तो डी का शेप जो होता है डिफ्यूज शेप होता है। डिफ्यूज शेप का मतलब ऐसे समझिए, जैसे किसी आदमी का हाथ ऐसे है और वो कहे कि मैं झापड़ मार दूंगा, तो आप बोलेंगे ना कि पहले झापड़ बना तो लो फिर तो मारोगे, तो झापड़ ही नहीं बना पाएगा वो। तो इसका मतलब ऐसा डिफ्यूज शेप है डी का। तो जो इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है वो प्रॉपर शील्डिंग नहीं लगा पाता है। तो जब प्रॉपर, ये न्यूक्लियस है, ये 3D है, डिफ्यूज शेप, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, आउटर इलेक्ट्रॉन ये है, इस पे लगाना था रिपल्सन, लेकिन वो वहां जाके मजे कर रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर शील्डिंग नहीं लगा पाएगा। तो जब प्रॉपर शील्डिंग नहीं लगा पाता है तो पुअर शील्डिंग लगाएगा। तो जब पुअर शील्डिंग लगाएगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कॉन्टिन्यूसली बढ़ने लगता है। तो रेडियस कॉन्टिन्यूसली क्या होने लगती है, डिक्रीज करने लगती है। तो इन दो तरीकों से समझ सकते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी आपको पढ़ाया गया होगा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अब अगर हम ध्यान से समझे तो 3D सीरीज में देखिए, ध्यान से देखिए, 3D सीरीज में रेडियस घटी 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 कांस्टेंट फिर बढ़ गई। ठीक है, 3D सीरीज। 4D और 5D सीरीज में रेडियस में डिफरेंस ज्यादा नहीं, ये लाइन देखिए एक दूसरे से एकदम चिपकी चिपकी चल रही है। इसका मतलब 4D और 5D सीरीज में रेडियस में उतना डिफरेंस नहीं है जितना 3D 4D में होता है। रीजन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग आ रहे हैं ब्लॉक पे, तो वहां पे देखते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो द सेम पैटर्न इज आल्सो ऑब्जर्व इन 4D 5D सीरीज। मतलब पहले घटना बिकम्स कांस्टेंट फिर इंक्रीज होना, ये 3D में भी पाया जाएगा, 4D में भी पाया जाएगा, 5D में भी पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन 4D और 5D की रेडियस में डिफरेंस काफी कम होता है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, 4D 5D सीरीज एलिमेंट रेडियस ऑलमोस्ट रिमेन सेम ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब जैसे देखिए जर्कोनियम, हाफनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन तो भाई वो दिवाली के पटाखे जैसा है, उसका असर 4 दिन तक रहेगा प्रदूषण का। लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन परमाणु बम जैसा है, उसका असर 4 पीढ़ियों तक रहता है। अब कैसे देखिए, जैसे अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो स्कैंडियम, यट्रियम, गैलियम, सॉरी एक सेकेंड, स्कैंड्रियम, यट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनम। फिर उसके बाद कौन आता है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, HF, RF। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर मन पे को नी कुजन। ठीक है, फिर स्कैनर ने येलो कलर लेने पे एक्शन लिया। टीना जरीना हाफ पैंट रफू करो। वजीर ने नवाब की तलवार दबा दी। फिर क्रोमो सर्जरी चाहता था। फिर मन ताक रे बाहर। फिर आयरन, रोडियम, ऑस्मियम, HS। फिर उसके बाद आपका आता है CO, RH, IR, MT। फिर निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, TS। फिर CU, AG, AU, RG। फिर CD, HG, CN। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, जिंक के जस्ट बाद कौन आता है, गैलियम। ठीक है, तो इसका मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहां से लेके यहां तक रेडियस डिक्रीज हुई, यहां जिंक था, इसके जस्ट बाद गैलियम आया, तो गैलियम भी सिकुड़ जाएगा जिंक के जस्ट बगल में होने की वजह से। ठीक है, जैसे मान लो नेपाल के बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनके थोड़ा सा देखने में चेहरा नेपाली जैसा फील होता है,
क्योंकि भाई वो बॉर्डर का पानी पिए, बॉर्डर के उधर गए घूमने फिरने ऐसे मजे करने, तो बॉर्डर पे है तो वो नेपाल के बॉर्डर पे तो थोड़ा नेपाली जैसा चेहरा फील होगा। लेकिन अब मान लो हम बॉर्डर से 500 किलोमीटर दूर बनारस में है, तो मेरा थोड़ी चेहरा नेपाली जैसा हो जाएगा। तो जिंक के जस्ट बगल में जो है गैलियम, तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का शिकार गैलियम हो जाएगा, तो ये भी पिस जाएगा उसमें, तो इसकी रेडियस छोटी हो जाएगी, तो गैलियम की रेडियस एल्युमिनियम से छोटी हो जाती है। बट ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का असर मैंने बोला आपको तो परमाणु बम जैसा है। अब जैसे इसके 14 एलिमेंट आए, 14 एलिमेंट में रेडियस डिक्रीज हुई, तो इसका असर यहां रहेगा। आप देखेंगे जर्कोनियम हाफनियम में भी रेडियस में जो डिफरेंस होना चाहिए वो नहीं होता है, बराबर बराबर एक एक दो दो पिकोमीटर का डिफरेंस फील होगा। तो ये रेडियस क्या होने लगती हैं, बराबर। कहां तक चलेगा ये सिलसिला, जब तक खत्म ना हो जाए। मतलब मैंने बोला कि ये तो भाई जनरेशन तक चलेगा परमाणु बम जैसा। तो लेंथेनाइड एक्टेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का असर पूरे वहां से लेके वहां तक होगा, लेकिन ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन का असर बस गैलियम पे फील होगा। ठीक है। हाँ, अब शुरुआत में लैंथेनम के जस्ट बाद जो हाफनियम आएगा उस पे असर ज्यादा फील होगा। तो उस पे असर ज्यादा फील होगा मतलब उसकी रेडियस काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हाफनियम की रेडियस या उनके आयन की रेडियस जर्कोनियम से क्या दिखाता है, छोटा दिखाता है। ठीक है, बाकी लगभग लगभग सिमिलर, 1-2 एंगस्ट्रॉम का फर्क दिखाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एफ ब्लॉक में बताएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने पढ़ाई होगा द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाँ भाई, सबको ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने देखा, आयरन है, टंगस्टन है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू दोज ऑफ द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब एस और पी की तुलना में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रीजन क्या है, क्योंकि इनके n-1d में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है, और बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उतना ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। ठीक है, एज द नंबर ऑफ d electron increases the number of covalent bond between atoms increases, so melting boiling point increases। ठीक है, CrMOW, इनको ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है, इसको एकदम रट के रखना है। कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ 5d इलेक्ट्रॉन Mn द अनएक्सपेक्टेड लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कह रहा है कि Mn के पास तो भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, फिर उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि Cr अपने पीरियड में सबसे ज्यादा, मॉलिब्डेनम ज्यादा, और टंगस्टन का आपको पता है हीटर वीटर के फिलामेंट वगैरह बनते हैं ज्यादा। तो ये कह रहा है कि जब Mn के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी ज्यादा होना चाहिए, Cr का ज्यादा है। तो रीजन देखिए, अगर इस ग्राफ को समझे ध्यान से, तो क्रोमियम के बाद अचानक Mn गिर गया, फिर उसके बाद, मतलब अगर इस ग्राफ में सबसे ऊंचा कौन है, क्रोमियम। ठीक है, इस ग्राफ में सबसे ऊंचा कौन है, मॉलिब्डेनम। इसमें सबसे ऊंचा कौन है, टंगस्टन। तो ये अचानक गिर क्यों गए, क्या हो गया, टीसी और Mn को क्या हो गया। तो कुछ नहीं रीजन, देखिए रीजन ये है कि इनकी पैकिंग ही ऐसी होती है कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होनी चाहिए वो ज्यादा नहीं होती है। तो इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से ही, बाकी और कोई नहीं। मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है, इसको हम थ्योरी से नहीं बता सकते। ठीक है, हाँ, इन द ऑब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अपने पीरियड में देखिए जिंक, कैडमियम और मरकरी लो हो गए, क्यों, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से लो हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन है छोटा सा, व्हाई डू द ट्रांजिशन में एग्जिबिट हाई एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। क्या आप लोगों ने इसका नाम सुना है, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन का। एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन का मतलब हुआ चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of any substance is converted into its constituent gaseous atoms। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कार्बन सॉलिड है तो इससे कार्बन गैस बना दो, O2 है तो इससे 2O गैस बना दो,
ठीक है, O3 है तो इसे 3O गैस बना दो। ठीक है, कोई भी कंपाउंड हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम में बदलने में जो हीट देनी पड़ती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है। तो यदि किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस एटम में बदलने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो इसका मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें जिंक वगैरह की, जैसे देखिए इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जिंक इज वेरी लो बिकॉज जिंक हैज नो एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जीरो, तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है पहले भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइज बिटवीन एस एंड पी, मतलब एस ब्लॉक से ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी और पी ब्लॉक एलिमेंट से कम होगी। ठीक है, किसके किसके बीच में लाई करेगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 6 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ही लाई करती है आयोनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है भाई, इन द केस ऑफ ट्रांजिशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स n-1d which shields ns इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू पुअर शील्डिंग, मतलब डी वाले इलेक्ट्रॉन तो पुअर शील्डिंग कर रहे हैं, z इफेक्टिव कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। दैट्स व्हाई वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब हम कह रहे हैं कि जब रेडियस का ट्रेंड रेगुलर नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड रेगुलर नहीं है, और इन्हीं दोनों चीज पे मेनली डिपेंड करता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड कैसे रेगुलर हो सकता है, तो बहुत ही वेरिएशन दिखाई देता है। हाँ, आप अगर देखिए तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेटा है, ये सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेटा है, ये थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेटा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया गया डेटा है, ध्यान से देखिएगा। अब हम ये कहें कि इरेगुलरिटीज ज्यादा कहां दिखाई देगी, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। जब तक एस वाले इलेक्ट्रॉन निकल नहीं जाते हैं तब तक इरेगुलरिटीज ज्यादा दिखाई देगी। आप देखेंगे कि जैसे ही हम थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की तरफ गए, ट्रेंड धीरे धीरे रेगुलर होने लगता है। ठीक है, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो डिस्टर्बेंस चला जाता है। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे चीजें जो पूछते हैं इसमें, द ट्रेंड ऑफ सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मोर रेगुलर एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल, सही बात है। 3D सीरीज में जिंक की ज्यादा है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ बिल्कुल, जिंक D10 कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3D10, तो इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल। क्रोमियम एंड कॉपर है सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाईएस्ट, हाँ बिल्कुल। क्रोमियम का क्या है 4s1 3D5, कॉपर का क्या है 4s1 3D10। ठीक है, तो अगर इसे सेकेंड डाई पे निकालें हम तो इसको बोल सकते हैं 3D5, इसको क्या बोल सकते हैं 3D10, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो। अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पा चुका है, ये फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पा चुका है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलना क्या है, मुश्किल। इस वजह से इनकी सेकंड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। जिंक की सेकंड लो है, आप ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल लो होगी। Zn का है 4s2 3D10। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा 4s1 3D10, तो s से इलेक्ट्रॉन निकलना तो इजी हो जाएगा, तो जिंक की सेकंड वाली लो हो जाएगी। और मैग्नीज और जिंक की थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हाई है, हाँ बिल्कुल। क्यों, क्योंकि जब Mn से 2 इलेक्ट्रॉन निकल के Mn2 प्लस हो गए तो ये 3D5 कॉन्फ़िगरेशन को पा गया, और जिंक से जब इलेक्ट्रॉन निकल के Zn2 प्लस हो गए तो ये 3D10 कॉन्फ़िगरेशन को पा गया। इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को पा गए। इसका मतलब तीसरी ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा, छोटे छोटे हैं, पूछे जाते हैं। ये भाई देखिए डी एंड एफ डी ब्लॉक में ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे
एक क्वेश्चंस मैंने देखा है अक्सर हमेशा आता है, दैट टॉपिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, पहला सवाल तो यही आता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइनिंग सीरीज, हम मुंह से देख के बोल नहीं सकते हैं कि किसका एसआरपी ज्यादा होगा। हाँ, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसके बाद क्या होगा ये बोल सकते हैं, पहले नहीं बोल सकते किसका ज्यादा। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को समझाने के लिए हम लोग फिर थियरी बनाते हैं। तो देखिए, ये 2+ से सॉलिड, ये 3+ से 2+, इन दो का डेटा। तो पहला तो सवाल यही उठता है कि 3D सीरीज में सारे लोग का आयोनाइजेशन पोटेंशियल निगेटिव है सिवाय कॉपर के। कॉपर का ही क्यों पॉजिटिव है, बाकी सब क्यों निगेटिव है? ठीक है। दूसरा सवाल ये उठता है कि जिंक की, फिर इसकी, इसकी कुछ ज्यादा ही निगेटिव है, एक्सेप्शनली मोर निगेटिव है, ऐसा क्यों है? किसी की लेस निगेटिव है, ऐसा क्यों है? तो इन सब को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, क्या ये कैसे पता चलेगा? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में होता क्या है कि हम किसी एक्वस स्टेट से कोई कैटायन लेते हैं, एक्वस, उसको सॉलिड स्टेट में ले जाते हैं हम, सॉलिड। ठीक है, तो एक्वस स्टेट से सॉलिड स्टेट में ले जाते हैं, ये रिडक्शन कराए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आए उसे हम लोग बोल देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब सॉलिड से एक्वस जाने में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, सॉलिड से एक्वस जाने में क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है, जरा ध्यान से देखिए। पहले तो भाई सॉलिड गैस में बदलेगा, तो सॉलिड गैस में बदलेगा तो ये सब्लिमेशन होगी, ये एंडोथर्मिक है, एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर दूसरा, गैस आयोनाइज होगा, अपने आयंस में बदलेगा, ये आयोनाइज एनर्जी यहां भी हीट देनी पड़ेगी। फिर तीसरा, गैस का हाइड्रेशन होगा, तब जाके वो एक्वस में बदलेगा, तो ये एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब आपको पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ई नॉट वैल्यू, ये असल में इन तीनों रिएक्शन का डेल्टा एच का टोटल है। मतलब सब्लिमेशन एनर्जी प्लस, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस सेकंड क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों का सम है। अगर ये दोनों ज्यादा आ रहे हैं तो ई नॉट पॉजिटिव आने लगेगा, ये ज्यादा आ रहा है तो ई नॉट क्या आने लगेगा, निगेटिव आने लगेगा। अब जरा ध्यान से देखते हैं कैसे इसको समझते हैं। कह रहा है दिस स्मॉलर द टोटल एनर्जी चेंज, टोटल एनर्जी का मतलब इन तीनों का सम, इन तीनों का सम अगर स्मॉल है, बहुत कम है, छोटा है, ठीक है, ऑफ ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सोल्यूशन, ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ दैट ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सोल्यूशन। मतलब डेल्टा एच जितना कम आएगा वो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने एक्वस फॉर्म में ही ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, और एक तो आप इलेक्ट्रो का पढ़े हैं, जानते हैं जिसका एसआरपी कम होगा उसका रिडक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, तो वो अपने सॉलिड फॉर्म में जाएगा या लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखते हैं। अगर हमने देखा सब्लिमेशन से एक्वस, तो इसमें टोटल एंथैल्पी चेंज में 3 एंथैल्पी मिली हुई, वो 3 एंथैल्पी क्या है, सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन प्लस हाइड्रेशन, इन तीनों का सम डेल्टा एच टोटल, और यही डेल्टा एच टोटल आगे रिलेट करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी डायरेक्ट एक्वस से क्या था, सॉलिड था। अब एक्वस सॉल्यूशन में जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही डिसाइड होती है। मैंने कहा कि डेल्टा एच का सम जितना कम होगा उतना ज्यादा अपने वो एक्वस फॉर्म में स्टेबल होगा। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। लेकिन गैस फेज में स्टेबिलिटी, बट इन गैस फेज, भाई गैस फेज में स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक, तो कभी पूछे कि Cu+1 ज्यादा स्टेबल है कि +2 ज्यादा स्टेबल है, तो आपको पूछना चाहिए किस में, एक्वस फॉर्म में कि गैस फॉर्म में। अगर कुछ दिया ही नहीं है, सवाल हवा में किया है, तो जवाब भी किस में देंगे, हवा में, गैस मान के देंगे भाई,
हम कहेंगे Cu+1 ज्यादा स्टेबल है, लेकिन एक्वस फॉर्म में Cu2+ ज्यादा स्टेबल है। तो एक्वस फॉर्म में स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। गैस फॉर्म में स्टेबिलिटी किससे डिसाइड होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। चलिए, तो पहला सवाल, जैसा कि हमने कहा, पहला ही सवाल है कि भाई 3D सीरीज में Cu2+ से Cu का ही क्यों पॉजिटिव है, बाकियों का क्यों नहीं? तो आपने देखा टोटल डेल्टा एच, टोटल क्या आया? डेल्टा एच आयोनाइजेशन प्लस डेल्टा एच सब्लिमेशन माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। माइनस इसलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही, और इन दोनों का प्लस। अब कॉपर के लिए क्या होता है कि ये आयोनाइजेशन और सब्लिमेशन, आपने देखा होगा कॉपर के वायर जल्दी गलते नहीं, तो ये आयोनाइजेशन सब्लिमेशन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने की वजह से डेल्टा एच की वैल्यू क्या आने लगेगी? ज्यादा आने लगेगी। तो जब डेल्टा एच की वैल्यू अगर ज्यादा आने लगेगी, तो मैंने कहा था कि डेल्टा एच कम आएगा तो वो अपने एक्वस फॉर्म में स्टेबल होगा, और अगर डेल्टा एच ज्यादा आएगा तो एक्वस से सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो सॉलिड फॉर्म में आएगा मतलब उसका रिडक्शन होगा, उसका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल SRP क्या आएगा? ज्यादा। इसलिए आपने देखा होगा कि कॉपर का ही केवल पॉजिटिव है 3D सीरीज में, बाकी सबका निगेटिव है। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन, भाई Cr2+ इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, Mn3+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, अपने क्या होगा? ऑक्सीडाइज। तो देख लेते हैं क्या अपने ऑक्सीडाइज होके स्टेबल बना दे रहा है Cr3+। तो देखिए 5 ऑर्बिटल के डी को तोड़ेंगे तो 1 2 3, D4 कॉन्फ़िगरेशन था तो 4, तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो D3। D3 मतलब ये भी तो हाफ फील्ड ही हुआ, T2G भी तो हाफ फील्ड ही हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देके Cr3+ में जाना चाहेगा, मतलब स्टेबल होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन अगर Mn3+ की बात करें तो Mn3+ किस में जाएगा? Mn2+ में, क्योंकि D5 है तो ये T2G 3Eg2 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हाफ फील्ड पालेगा T2G दोनों में, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले करके स्टेबल, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। हाँ, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ई नॉट ऑफ Mn का निकिल का और जिंक का कुछ ज्यादा ही निगेटिव क्यों दिखाता है? तो चलिए अगर हम आपको टेबल दिखाएं तो एक बार फिर से पीछे की तरफ ले चलते हैं। किसका बोले थे हमने? हमने बोला था Mn निकल और जिंक। तो Mn निकल और जिंक को देखते हैं। Mn का देखिए भाई, स्कैंडियम का, टाइटेनियम, वैलेडियम, यहां से उल्टा चल के देखते हैं। ये कॉपर था, कॉपर के बाद ये था निकल, निकल के बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आयरन, आयरन के बाद देखिए ध्यान से, ये कुछ ज्यादा निगेटिव आपको नहीं दिखाई दे रहा है? -1.18, -1.63, मतलब ये कुछ ज्यादा एक्सट्रीम निगेटिव क्यों? इतने ज्यादा निगेटिव क्यों है? क्या कारण है इनका? तो इसका मतलब इसको भी हमें कैसे समझाना पड़ेगा? उन तीनों एनर्जीज से। कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन और हाइड्रेशन। ठीक है, तो जरा देखते हैं। हाँ, देखो Mn2+ में अगर जा रहा है तो स्टेबलाइज हो जा रहा है, तो Mn2+ में जाके स्टेबल हो जा रहा है, मतलब Mn2+ में जाएगा, जाएगा मतलब इस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। तो इस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है का मतलब क्या हुआ? कि इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आएगा? पॉजिटिव, ज्यादा। तो SRP क्या आ जाएगा? कम। ठीक है, तभी तो डेल्टा एच निगेटिव आएगा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा। वैसे सिमिलरली Zn से Zn2+ वाला भी सेम रीजन, भाई ये +2 में जाएगा, +2 में जाएगा तो इसका मतलब +2 में स्टेबल है, तो इसका टोटल डेल्टा एच क्या आ जाएगा? निगेटिव आएगा।
तो निगेटिव आएगा टोटल डेल्टा एच, तो इसका मतलब कि ठीक है एसआरपी माइनस में होगा। कह रहा है कि निकल के केस में क्यों है, निकल के केस में क्यों निगेटिव है, इसका तो कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल नहीं है। मान लो अगर Ni2 प्लस में जाए तो इसका तो कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल नहीं है, तो इसके केस में क्यों निगेटिव आ रहा है, तो इसके केस में किससे एक्सप्लेन होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, Ni2 प्लस की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से डेल्टा एच क्या आता है, निगेटिव। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का है, क्या है भाई देखो, Cu2 के ऑल हैलाइड्स नोन एक्सेप्ट आयोडाइड, कह रहे मतलब कि ये Cu(I2) क्यों नहीं एग्जिस्ट करता भाई, क्या प्रॉब्लम है, जबकि Cu2 I2 तो होता है, ये क्यों नहीं हो रहा, रीजन क्यों, क्योंकि हर ऑक्सीडेशन स्टेट में किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्टेट में ये अपने आयोडाइड नहीं बनाते हैं, क्या बनाते हैं, फ्लोराइड या ऑक्साइड। तो आप देखेंगे अपने ही I माइनस को किस में कर देगा, I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन एक्वस स्टेट विच इज मोस्ट स्टेबल, Cu प्लस और Cu2 प्लस। मैंने पहले ही बोला कि एक्वस स्टेट में किससे डिसाइड होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। नॉर्मल मतलब गैसेस स्टेट में किससे डिसाइड होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, Cu2 प्लस। ठीक है, Cu प्लस स्टेबल नहीं है, इसी वजह से इसका क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन, ये कॉपर और Cu2 प्लस में चला जाता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सवाल लगाया होगा, तो Cu प्लस Cu2 प्लस में चला गया था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सवाल मेंस में आने कंफर्म रहते हैं, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है विच इज इनॉट वैल्यू फॉर Mn2 प्लस मोर पॉजिटिव देन Cr से Cr2 प्लस Fa से Fa2 प्लस। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, Mn3 प्लस Mn2 प्लस में जा रहा है, 2 प्लस मतलब 3d5, 3d5 मतलब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, मतलब इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो एसआरपी ज्यादा आएगा। ठीक है, इनमें जा रहा है तो कौन सा बहुत बड़ा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पा ले रहा है, उससे ज्यादा स्टेबल तो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो 2 प्लस में गया तो 3d6 है, यहाँ 2 प्लस में गया तो Cr2 प्लस में गया तो d4 आएगा शायद, हाँ d4। तो क्या ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, नहीं, तो मतलब इनका वैसा रिडक्शन नहीं होगा जैसा इसका, तो इसका एसआरपी ज्यादा आएगा, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू इनसे ज्यादा आती है, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। तो आप एक बार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के और ढेर सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा। लो मेटालिक कैरेक्टर को देखते हैं, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, बिल्कुल पूरा डी ब्लॉक मेटल्स ही है, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर इज 1 और 2, क्योंकि आपने देखा होगा कि S में इलेक्ट्रॉन या तो NS1 है या NS2 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएंगे, तो मेटल है। ठीक है, दे आर हार्ड मेलेवलेंट डक्टाइल, क्लास 9th में सब बनाया जाता था कि मैं पीट के चद्दर बना देंगे, खींच के तार बना देंगे, घंटी बना देंगे, ये वो। तो ठीक है, Hg विच इज लिक्विड, मरकरी को छोड़ के बाकी सब हार्ड मेलेबल डक्टाइल होते हैं। दे एग्जिबिट ऑल द 3 टाइप्स ऑफ पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, ये सारे टाइप के पैकिंग में एग्जिबिट करते हैं। कोवेलेंट मेटालिक दोनों टाइप बॉन्ड आपको पता है कि आउटर NS के इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में N-1D के इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, कोवेलेंट। तो दोनों टाइप की बॉन्डिंग हो सकती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। The N-1D electron favor formation of covalent bond, very good. NS electron favors ionic bond, metallic. These metals are good conductor of heat electricity, बिल्कुल है, आप कोई लोहे का वायर लेके करंट टच करा के देखेंगे तो देखने लायक नहीं रह जाएंगे, तो बिल्कुल है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में क्या, कॉम्प्लेक्स भाई कोई क्यों बनाता है, कॉम्प्लेक्स किस लिए बनाता है, कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाता है क्योंकि उसकी साइज छोटी हो कैटायन की, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब उस पर चार्ज ज्यादा हो, और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल अवेलेबल हो,
ये 3 चीज देखी जाती है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो आप खुद देखिए, स्मॉल कैटायन साइज, कैटायन की साइज बहुत स्मॉल, जी बिल्कुल। हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी ज्यादा, हाँ बिल्कुल, कैटायन पे चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी, बिल्कुल। कॉमन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट नंबर 2, 4, 6, आपने देखा होगा, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का नाम सुने होंगे, जैसे देखिए कोबाल्ट CONH3 3+, अल्फ्रेड वर्नर का एक्सपेरिमेंट यही कॉम्प्लेक्स लेके शुरू किया गया था। K4FeCN6 में देखिए पोटेशियम फेरोसाइनेट, टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, CuNH342+, आपको याद भी होगा एक्सेप्शन था, DsP2 एक इलेक्ट्रॉन D से 4p में जाता था। तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ठीक है। तो उनके पीछे रीजन एक ही होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, कैटायन की साइज छोटी और अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, चलिए घुट पानी पी लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखिए, आप एक बात बताइए, मैग्नेटिज्म क्यों होता है? केमिस्ट्री में जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन अपनी ओन एक्सिस पे भी घूम रहा है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूम रहा है, अपनी ओन एक्सिस पे भी घूम रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब हम इसे लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इग्नोर, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और आप जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी, तो सब एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर पाएंगे जब तक दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में न हो, इसलिए हम बोलते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कैसे निकाला जाता है म्यू, तो मतलब इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने की वजह से नहीं, इलेक्ट्रॉन के अपने ओन एक्सिस पे स्पिन की वजह से हम लोग लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे के बीच होता है। हेंस मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आयंस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पैरामैग्नेटिक, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो डायमैग्नेटिक। D0 D10 कॉन्फ़िगरेशन डायमैग्नेटिक, ये सबको पता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन अराउंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करने से भी होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन इलेक्ट्रॉन ऑन ओन एक्सिस, अपने ओन एक्सिस पे स्पिन की वजह से, हमने कहा कि हम यही लेते हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट n अंडर रूट n प्लस 2bm, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इससे छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, किसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, किसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम है, इस टाइप के छोटे छोटे आप देखेंगे जेईई मेंस में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। फिर एक कर्व का सवाल आया है आपको कि मैग्नेटिक मोमेंट पहले इंक्रीज होगा कांस्टेंट, फिर डिक्रीज हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, फिर जैसे जैसे पेयरिंग होने लगी घटेंगे मैग्नेटिक मोमेंट भी घटेगा, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आपको भी पता है कलर किसकी वजह से आता है, यदि ऑब्जर्व वेवलेंथ विजिबल रीजन में लाई करेगी तो कलर दिखेगा। ऑब्जर्व वेवलेंथ क्या होगी, एब्जॉर्ब वेवलेंथ का कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ होगी ऑब्जर्व वेवलेंथ। जैसे मान लो तुम्हारा विबग्योर लिखे हैं हमने, तो विबग्योर में वायलेट का येलो, ब्लू का ऑरेंज, ग्रीन का रेड, मतलब यदि कोई कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो हमें येलो कलर का ऑब्जर्व होगा, यदि कोई कॉम्प्लेक्स येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है तो हमें वॉयलेट कलर का ऑब्जर्व होगा। मतलब कॉम्प्लीमेशन का मतलब यही होता है कि जिस कलर का एब्जॉर्ब करे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या हो, ऑब्जर्व हो। तो एक होता है लेमडा एब्जॉर्ब, दूसरा होता है लेमडा ऑब्जर्व, तो इसकी वजह से होता है कलर। ऐसा कोई नहीं है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर होगा, नहीं, नहीं भी है तो भी कलर हो सकता है। कलर का एक ही कारण होता है कि ऑब्जर्व वेवलेंथ हमें विजिबल रीजन में दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। तो इफ एन इलेक्ट्रॉन absorb light and transient to higher energy level and when it jumps
emit complementary wavelength. If that wavelength lies in visible region, falls in visible region, then color is observed. ठीक है, तो color is due to lambda observed falling in visible region, and that lambda observed is complementary of lambda absorbed. ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं कलर किस किस की वजह से है। ये तो हम लोगों ने पूरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ रखा है, तो इसलिए यहां ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन, तो डीडी ट्रांजिशन कलर करने के क्या करने चाहिए? डीडी ट्रांजिशन का मतलब ऐसा नहीं है कि 3D से 4D में इलेक्ट्रॉन जाए, नहीं, T2G से EG या EG से T2G, इसको कहते हैं डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन के लिए क्या होना चाहिए? डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि डी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर होगा, नहीं, लेमडा ऑब्जर्व विजुअल में लाई करनी चाहिए। तो अगर डीडी ट्रांजिशन की वजह से लेमडा ऑब्जर्व विजुअल में लाई करती है तो कलर ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन होगा, और डीडी ट्रांजिशन में डी के पास इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए। चलो, LMCT, LMCT का मतलब लिगेंड टू मेटल, जैसा तुमने सुना है CrO4 2 माइनस, Cr2O7 2 माइनस, MnO4 माइनस, KMnO4, K2MnO4, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, परमैग्नेट, ये सब में कलर किसकी वजह से आता है? LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, MLCT, MLCT का मतलब मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड, जिनमें लिगेंड नॉन क्लासिकल हो और सेंट्रल एटम से ले सकता हो। मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आपने पढ़ा होगा, फेरी फेरोसाइनेट, प्रशियन ब्लू कलर, Fe4 FeCN6 थ्राइस, फिर उसके बाद आपने सुना होगा टर्न बॉल्स ब्लू। ठीक है, फिर कलर ड्यू टू पोलराइजेशन, जैसे ZnS, जिंक सल्फाइड, CdS, HgS, आपने फजान सोल्ड में पढ़ा होगा पोलराइजेशन। तो कलर इज द मेनली टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में, आपने पढ़ लिया होगा। हाँ, कुछ कलर आपको मैंने लिख दिया है याद करने के लिए। स्कैंडियम 3+ कलर, टाइटेनियम 4+ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, टाइटेनियम 3+ पर्पल, वेनेडियम 4+ ब्लू, 3+ ग्रीन, 2+ वॉयलेट, Cr2+ ब्लू, Cr3+ ग्रीन, Mn3+ वॉयलेट, जैसे ये तो आपको याद ही होगा Cr3+ ग्रीन है। ठीक है, Fe3+ येलो, CO2+ पिंक, साल्ट एनालिसिस में हमने पढ़ा है, Ni2+ ग्रीन, Cu2+ ब्लू और Zn2+ कलरलेस, Mn2+ लाइट पिंक। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा है। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मतलब होता है जैसे ये चार मेटल यहाँ पे हैं, बीच में ये जो जगह होती है इसे कहते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल साइट, कोना जहां छिपे होते हैं जानलेवा मच्छर, तो कोनों वाली जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, जो जगह को एटम ने ऑक्यूपाई नहीं किया है पैकिंग। तो स्मॉल नॉन मेटालिकल, अब इंटरस्टिशियल साइट में अब कोनों में द ग्रेट खली तो छिपा नहीं होगा, मच्छर ही छिपे होंगे। तो स्मॉल मेटल लाइक हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, these are able to occupy interstitial space of the Latin D block compound। तो इसका मतलब इनको ऐसी जगह पे ऑक्यूपाई करा दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है कि स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है, और इसे बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखो, दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्री नेचर। ठीक है, आप देखेंगे कैटायन एनायन पॉइंट में लिखे रहते हैं। डू नॉट फॉलो द कॉमन रूल ऑफ वैलेंसी, वैलेंसी के कॉमन रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे Fe 0.94O, निकल 0.98O। ठीक है, these interstitial compounds have similar chemical रिएक्शन इनकी सिमिलर होगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? डिफरेंट, जस्ट लाइक डेंसिटी, हार्डनेस, कंडक्टिविटी, ब्राइटनेस, ये सब क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड इसलिए बदला ही जाता है ताकि हम अलग फिजिकल प्रॉपर्टी की चीज जान सकें। कैटेलिटिक प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक की सबसे शानदार चीज, हर जगह ऑर्गेनिक में देखा होगा आपने, कैटेलिस्ट डी ब्लॉक का ही रहता है। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इनके पास पोरसनेस ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब फ्री वैलेंसीज ज्यादा होते हैं। फ्री वैलेंसीज का मतलब ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उठा करके प्रोडक्ट साइड ले जा सकते हैं, इसका मतलब ये अच्छे कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। तो कैटलिस्ट थ्योरी जैसे आपने समझा होगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, टाइटेनियम का क्लोराइड TiCl3 भी लिखा होगा, प्लस ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम R3L,
ये जिगलर नाटा को नोबेल प्राइज दिया गया था किसके लिए? हाई डेंसिटी पॉलीथीन के सिंथेसिस के लिए। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीथीन। ठीक है, नेक्स्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 आपने सुना होगा, एरोमेटाइजेशन में भी इसका नाम सुना होगा, एरोमेटाइजिंग एजेंट। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने में इसका यूज होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। नेक्स्ट MnO2, MnO2 आपने सुना होगा किसके फॉर्मेशन में? ऑक्सीजन KClO3 को डिकम्पोज करके ऑक्सीजन बनाते हैं, MnO2 कैटलिस्ट। हैबर प्रोसेस में आपने सुना होगा आयरन कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम कैटालिटिक प्रमोटर। Fe2 प्लस H2O2 फेंटॉन रिएजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम ने सुना होगा, बेंजीन से फिनॉल बनाने में यूज किया जाता था। प्लेटिनम, निकिल हाइड्रोजन, पैलेडियम हाइड्रोजन, प्लेटिनम हाइड्रोजन, ये सब कहाँ? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में आपने सुना है। आदम्स कैटलिस्ट, PTO। ठीक है, तो ये सब कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, प्योर थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ नया नहीं है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। ठीक है, एलॉय आपको पता है क्या करते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर करते हैं दो लोगों का। तो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ एलॉय ड्यू टू सिमिलैरिटीज इन एटॉमिक रेडियस। सो एक मेटल को दूसरे मेटल से सब्स्टिट्यूट करना इजी होता है, फिर उसके बाद मिक्सचर को कूलिंग कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? एलॉय। द अब मरकरी के एलॉय को अमलगम बोलते हैं, बाकी सबका एलॉय एलॉय है, मरकरी का एलॉय क्या होता है? अमलगम। द पर्पस ऑफ एलॉय फॉर्मेशन टू डेवलप some useful properties which are not given by single constituent। मतलब कि एलॉय फॉर्मेशन का पर्पस ये था कि जो अकेला काम न कर पाए एलिमेंट्स, दो लोगों का मिक्सचर वो काम करे, तो उसे एलॉय बनाते हैं। ठीक है, हाँ, अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे हम लोग अपने, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स हमें जेई मेन के सिलेबस में क्रोमेट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट, कहने का मतलब एनसीईआरटी, एंड पर मैग्नेट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। क्रोमेट, डाइक्रोमेट, मैग्नेट और पर मैग्नेट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स कि जैसे KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, कलर इसका कैसा होता है? पर्पल। छोटे छोटे सवालों में कहीं पर्पल लिख दे तो समझना डी ब्लॉक में KMnO4 है। फिर उसके बाद K2MnO4 ग्रीन, K2Cr2O7 रेड, ऑरेंज, ऑरेंज लिखा रहता है क्या? होता ही है। और K2Cr4 मतलब क्रोमेट होगा येलो, डाइक्रोमेट होगा ऑरेंज, मैग्नेट होगा ग्रीन, और पर मैग्नेट होगा पर्पल। ठीक है, तो इन चारों का कलर याद रखिए। ठीक है, अभी चारों के हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, पहला है K2 क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, हम लोग देखते हैं क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। ठीक, क्रोमेट और डाइक्रोमेट क्या होता है? डाइक्रोमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर। ठीक है, डाइक्रोमेट को हम बनाते हैं क्रोमेट से, लेकिन क्रोमेट को किससे बनाते हैं? क्रोमाइट ओर, आयरन क्रोमाइट नाम का ओर होता है। तो देखो FeCr2O4 यह आयरन क्रोमाइट। ठीक, तो क्रोमाइट ओर से पहले बनाते हैं क्रोमेट, क्रोमेट से बनाते हैं सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ठीक है, तो बातें कैसे याद रखती हैं? क्रोमाइट और से पहले हमने क्या बनाया? क्रोमेट, क्रोमेट से क्या बनाया? सोडियम डाइक्रोमेट, और सोडियम डाइक्रोमेट से क्या बनाया? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, बात समझ में? क्रोमाइट और क्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट,
पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इस तरीके से याद करते हैं। भाई रटना तो है ही, भाग तो सकते नहीं। तो देखो, क्रोमाइट ओर को हमने ऑक्सीजन फ्लो कराया इन द प्रेजेंस ऑफ Na2CO3। ठीक है, Na2CO3, तो ये क्या बना, क्रोमेट में गया। फिर क्रोमेट को देखो कैसे बदलते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कैसे बदलते हैं, देखो H+। तो IIT में पूछा गया सवाल था कि CrO4 2- A Cr2O7 2-। ठीक है, B तो कह रहा है A बराबर एसिड H+, B बराबर OH-, फिर A ऑप्शन, B ऑप्शन कह रहा है A बराबर B बराबर H+, C ऑप्शन कह रहा है A बराबर B बराबर OH-, और D ऑप्शन कह रहा है ऐसा कि A इज इक्वल टू OH- और B इज इक्वल टू H+। आप खुद देखिए, क्रोमेट किस में जा रहा है, डाइक्रोमेट में, क्या ले रहे हैं H+, तो इसका मतलब क्रोमेट से डाइक्रोमेट बदलते हैं तो A क्या होगा, एसिड, B क्या होगा, बेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन। तो जो क्रोमाइट बना उसमें एसिड डालेंगे तो क्या बन जाएगा, क्रोमेट। ठीक है, नेक्स्ट। अब सोडियम डाइक्रोमेट क्या है, मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपको पता है कि सोडियम के साल्ट कैसे होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को तुरंत एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो इस हम क्या करते हैं, फिर KCl से गुजार देंगे तो एक K2Cr2O7 बन जाएगा प्लस NaCl। ठीक है, ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तो आपको कलर पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, देखिए रिएक्शंस देखिए कुछ, भाई किसकी तरह ये बिहेव करेगा, मतलब मुझे तो यही पता है, मतलब क्रोमेटोग्राफी पेपर, साल्ट, वो टाइट्रेशन, अगर ये सब की छोड़ दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा इसकी रिएक्शंस कैसी होती हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यही आया था। एसिडिक मीडियम में बेस डालेंगे तो डाइक्रोमेट क्रोमेट में, और एसिड डालेंगे तो क्रोमेट डाइक्रोमेट में। ये सब एनसीईआरटी की लाइन उठा के पूछा जाता है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, जरा हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, क्रोमेट डाइक्रोमेट मैग्नेट पर मैग्नेट पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा। चलिए जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, KMnO4। तो KMnO4 की जैसे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो +1 + x + 4 इंटू -2 = 0। अब देखिए इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, वो मुझे भी है, x बराबर +7। तो अगर हम इसको एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स समझ के करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि Mn+7 की ऑक्सीडेशन स्टेट 4s0 3d 0, मतलब 3d का भी पूरा का पूरा खाली है, 4s का भी पूरा का पूरा खाली, और 4p भी पूरा का पूरा खाली। ठीक, ये 4p है। अब एक बात बताइए, हमें पता है कि इसका एस टेट्राहेड्रल शेप होता है, टेट्राहेड्रल, चाहे क्रोमेट डाइक्रोमेट मैग्नेट परमानेंट सेंट्रल एटम देखेंगे टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल की दो पॉसिबिलिटी, या तो ये D3s करके टेट्राहेड्रल करे, D3s, जहां पे D में कौन सा d ऑर्बिटल, 3d xy 3d yz और 3d zx और +4s। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक S3p को लेके sp3 करे टेट्राहेड। अब रूल तो ये कहता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो अंदर के ऑर्बिटल खाली हैं अगर, तो बाहर के ऑर्बिटल को क्यों हम कंबाइन करें, शेप तो दोनों ऑर्बिटल एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, तो हम हाइब्रिडाइजेशन लेना हमें चाहिए D3s। ठीक है, तो क्रोमेट डाइक्रोमेट मैग्नेट पर मैग्नेट पे टेट्राहेड्रल D3s हाइब्रिडाइजेशन लेना चाहिए। लेकिन एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन ये है, वो लिखा है, उसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है इस तरीके से। क्या लिखा है,
क्योंकि उसने कहा है कि ये जो MnO4 माइनस में ये जो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड समझ रहे हैं, वो कहता है कि पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग से बने। तो अब अगर D3s हाइब्रिडाइजेशन हम ले लेंगे तो D के तो 2 ही ऑर्बिटल खाली है, तो 3 पाई बॉन्ड पी पाई डी पाई से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। हाँ, sp3 ले तो एक्सप्लेन हो जाता है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का रूल कहता है कि जब अंदर का ऑर्बिटल खाली है तो बाहर का ऑर्बिटल लेना नहीं चाहिए। तो इसमें D3s और sp3 में एक संशय बना रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमें बताइए कि इसका सही आंसर क्या लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां देखिए टेट्राहेड्रल है, यहां देखिए, और ये भी आया हुआ सवाल है जेई का, ये बॉन्ड लेंथ ये बॉन्ड लेंथ ये बॉन्ड लेंथ सेम है, लेकिन ये चौथी सेम नहीं है। देखिए ध्यान से, 179 पिकोमीटर, ये 163, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो डबल सिंगल माइनस इन तीनों के साथ रेजोनेंस करेगा तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, तो ये तीनों सेम हो जाएंगे, लेकिन ये अलग लेंथ का हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। The sodium salt is the greater solubility in water as compared to potassium. बिल्कुल, hygroscopic in nature. Inorganic chemistries Na2Cr2O7 यूज करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट्स को हम कहां पे यूज करते हैं? स्टैंडर्ड सोल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करते हैं इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज होकर जाता कहां है भाई? Cr+3। आप देखेंगे Cr के ज्यादातर रिएक्शंस में वो Cr+3 में ही जाता है। इसका इनॉट SRP वैल्यूज होती है 1.33 वोल्ट। ठीक है, किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्या क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करा देगा। I- को I2 में, H2S S2- को सल्फर में, SN2+ को SN4+ में, Fe2+ को Fe3+ में, नाइट्राइड को नाइट्रेट में, आर्सेनाइड को आर्सेनेट में, ठीक है, क्लोराइड को क्लोरीन में। ठीक है, यहीं पे आता है आपका एक क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ Cl- आयन। ठीक है, लिखा है, ध्यान से देखिएगा साल्ट एनालिसिस में। नेक्स्ट देखते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। ठीक, पोटेशियम पर मैग्नेट किससे बनाया जाता है? पायरोलुसाइट ओर। पायरोलुसाइट क्या? मैग्नीज का ओर होता है, जिसका फॉर्मूला हम लोग बोलते हैं MnO2। MnO2 को हम लोग बोलते हैं पायरोलुसाइट। पायरोलुसाइट से बनाया जाता है आपका KMnO4। अब देखिए क्या करते हैं, सेम कहानी, पायरोलुसाइट ओर लेंगे MnO2, ठीक है, इसको सेम KOHO2 मिला दो या Na2CO3 मिला दो, जो हम लोग उसमें किए थे आयरन क्रोमाइड में, तो बन जाएगा मैग्नेट। मतलब ओर से पहले बनाएंगे, ओर से मैग्नेट। मैग्नेट मतलब MnO4 2-, और मैग्नेट से फिर पर मैग्नेट बना देंगे MnO4-। पर मैग्नेट बनाने के लिए क्या करेंगे? या तो इसका ऑक्सीडेशन करा दो, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन वो करा दो, इलेक्ट्रोलिसिस करा दो, तो ये नोड पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा, या और भी तरीके हैं। ठीक है, तो क्या करा है, देखिए पहले पायरोलुसाइड ओर को हमने लिया, उससे क्या बना दिया? मैग्नेट। ठीक है, अल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन MnO2 फॉलोड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। मतलब इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन भी करा सकते हैं हम KMnO4 बनाने के लिए इंडस्ट्री में। तो देखो MnO2 से मैग्नेट आयन बना दिए, और मैग्नेट का क्या किए? इलेक्ट्रोलिटिक अल्कलाइन सोल्यूशन में लेके एनोड पे हमने पर मैग्नेट बना दिया। ठीक, एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन ऑक्सीड। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई KMnO4 आपने पढ़ा होगा कि KMnO4 +7 है। ठीक है, +7 से ये एसिडिक मीडियम में रहता है, तो कहां जाता है? +2 में। मीडियम अगर न्यूट्रल या वीक बेस है, वीक बेस है, तो ये कहां जाता है? MnO2 में। और अगर मीडियम स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कहां जाता है?
MnO4 2-, ठीक है। अब एक बात जरा बताइए, आपको लग रहा हो कि यहाँ +7 से +2 जा रहा है, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज यही हो रहा है, तो यहाँ एसिडिक मीडियम में ये सबसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक। लेकिन इससे नहीं होता है, कौन बताएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा देखें, देखिए ध्यान से, बेसिक मीडियम में इसका आता है 0.56 वोल्ट, और एसिडिक मीडियम में जहां 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है 1.52। सबसे ज्यादा कहां पे है ये स्ट्रॉन्ग? न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है। फिर आपसे एक सवाल है, हमें बताइएगा, फिर हम हर जगह ऑर्गेनिक में अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करता है तो क्यों हॉट एल्कलाइन के MnO4 लेते हैं, क्यों नहीं ये लेते हैं न्यूट्रल वाला? आपसे सवाल है, ध्यान से बताइए। चलिए, तो फिर KMnO4 भी किसकी तरह बिहेव करेगा भाई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए, ऑक्सिलेट आयन को CO2 में ऑक्सीडाइज कर दिया, फेरस को फेरिक में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, I- को I2 में, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। सर फट जाता है तो जो लाल दवा लगाई जाती है वो KMnO4 ही होता है, ठीक है। कुछ इसकी रिएक्शन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एसिडिक मीडियम में I- को कहां ले गया है, बेसिक मीडियम में I- को कहां ले गया है, पूछा गया सवाल है। तो देखिए, I- को KMnO4 ने एसिडिक मीडियम में I2 में कर दिया, Fe2+ को किस में कर दिया? Fe3+ में, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सिलेट को किस में कर दिया? CO2 में, ठीक है। सल्फाइड को किस में कर दिया? सल्फर में, हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर, ठीक है। यहाँ सल्फर लिखा नहीं है, सल्फर में कर दी। फिर अच्छा, यहाँ पे लिखा सल्फर में, ठीक। नेक्स्ट, सल्फ ये SO3 2- को किस में करेगा? SO4 2- में, या सल्फर ट्राईऑक्साइड को SO4 2- बदल देगा। NO2- को किस में करेगा भाई? NO3- में, ठीक है। तो KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो अपना काम कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। एसिडिक मीडियम में ध्यान से देखना, I- को कहां ले गया था? I2 में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। लेकिन बेसिक मीडियम में देखो, I- को कहां ले गया है? I- कहां गया है? IO3- में, आयोडेट में। तो बेसिक मीडियम में I- कहां जाएगा? IO3- में। तो ये याद रखिएगा, KMnO4 में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब आगे रुख करते हैं हम लोग F ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ, ठीक है। F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ट्रांजिशन के अंदर वाले में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो वो एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटी पिनल्टीमेट शेल के F ऑर्बिटल में भरा जाए, F ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है। दे आर आल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इन पीरियोडिक टेबल इट अपीयर्स एट द बॉटम। अब मैंने बताया कि लेंथेनम के कितने बच्चे? 14। कौन? सी लेंथेनाइट सीरीज पूरी कहां तक? ल्यूटिटियम तक। तो ये 14 एलिमेंट का जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में, रखे तो नीचे गए हैं लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल में पोजीशन सेम है जो लेंथेनम का है, ठीक है। और वैसे ही एक्टिनम की जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन है, एक्टिनाइट सीरीज में जितने भी एलियम है LR तक, इन 14 एलिमेंट की पोजीशन क्या है? सेम जो एक्टिनम की, मतलब lanthanum precede lanthanide series, but lanthanum is not F block element, lanthanum is D block element. Similarly, actinium proceed actinide series, but actinium is also D block element, ठीक है। तो टोटल F block elements कितने हैं? 14, सॉरी 28, 14 lanthanide के और 14 actinide series के, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, 4F सीरीज, 5F सीरीज। 4F सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड सीरीज। 5F सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज। 14 एलिमेंट्स कहां से कहां तक? C से लेके Lu तक। इसमें भी कितने हैं? 14 एलिमेंट्स, कहां से कहां तक? कहां से कहां तक भाई? एक्टिनम, थोरियम, TH से लेके लावर्सिनम तक, LR तक, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं?
4f सबसेल के ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाते हैं, 5f सबसेल के ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, ठीक है। इसको लेंथेनॉइड्स या रेयर अर्थ मेटल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको एक्टिनॉइड्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या यूरेनियम के बाद सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ठीक। पोजीशन सेम, जो लेंथेनियम की पोजीशन है सारे लेंथेनाइट सीरीज की पोजीशन वही है, तो क्या होगा 6 पीरियड थर्ड ग्रुप, और इसका एक्टिनाइट सीरीज के एलिमेंट्स का 7th पीरियड थर्ड ग्रुप, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ देता है। तो इसका 4f1 to 14, 5d021, 6s2, इसका 5f1 to 14, 6d022, 7s2, मतलब इसमें 4f में भरा जाएगा, उसमें 5f में, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट ध्यान से देखिए, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लेंथेनाइट सीरीज में 3 जगह एक्सेप्शन है। कहां कहां, शुरुआत को याद करो, शुरुआत 4f1 से होता है, शुरुआत को याद करो, मध्य को याद करो, मध्य कौन, मेरे लिए तो जीडी है मध्य, और अंत को याद करो, अंत कौन, एलआर, एलयू, ल्यूटिटियम। ये 3 जगह आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, देखिए इसका क्या है, 4f1, 5d1, 6s2। इसके बाद यहां देखिए 5d का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए 4f3 हो गया, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6, 4f7, फिर 4f7, तो इसका मतलब फिर से 5d में इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और फिर 4f8 नहीं है, डी का इलेक्ट्रॉन गया, तो 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 14 के बाद फिर से देखो 5d आ गया, ठीक है। इसका मतलब कि 5d1 में एक लास्ट में है ल्यूटिटियम में, एक जीडी में है, और एक सी में, बाकी कहीं 5d में इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ऐसे इनका याद करते हैं। दूसरा सेकेंड पॉइंट, कि अगर Ln3+ में हम ट्रेंड देखते हैं तो एकदम बिल्कुल सटीक है, 4f0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो इसका मतलब 3+ ही इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3+ ही इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर कोई +4 एग्जिस्ट करता है, स्टेबल बनाता है, तो भी वो 3+ में जाएगा, और अगर, क्योंकि इनकी कॉमन +3, और अगर कोई +2 बनाता है तो भी +3 में जाएगा, ठीक है। तो इनसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे देखो, अच्छा एक चीज हम यहाँ बता दे रहे हैं, रेडियस में आप देखेंगे तो एक एक्सेप्शन है, वो मैं बताऊंगा कहां पे है। Due to very small energy difference between 4f and 5d, the electronic transition takes place between them. That's why exceptions are arises. और मैंने बताया था शुरुआत C, मध्य GD और LU, अंत याद रखो, सब याद रहेगा, ठीक है। +3 oxidation state, the stable oxidation state, and +3 is the common oxidation state also. That's why अगर कोई +4 में एग्जिस्ट कर रहा है तो +4 से कहां जाएगा, +3 में, तो +3 में जाएगा तो क्या होगा, रिडक्शन, जैसे C, तो रिडक्शन होगा, तो ये क्या कहलाएगा, तो C4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप आगे चल के एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पूरा C4 ही देखना रहता है, ठीक है। और अगर कोई +2 में है तो +2 से भी अपनी कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन +3 में जाएगा, तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की। तो जो लेंथेनॉइड्स +2 में होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, जो लेंथेनॉइड्स +4 में होंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, और +3 इनकी कॉमन और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। चलिए आगे देखते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब ये कौन कौन दिखा सकता है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन से ध्यान समझ सकते हैं, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले और फिर भी स्टेबल हो, जैसे एनडी, एसएम, यूरोप, वाईबी, टीबी। कैसे याद रखोगे, जैसे मान लो मेरा नाम एमडी, तो मैं बोलता एनडी, एसएम, यूरोप जाओ यादव भाई के साथ टीबी लेके आओ, एनडी, एसएम, यूरोप जाओ यादव भाई के साथ टीबी लेकर आओ। +2
से +3 में जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो +2 वाले जितने हैं किसकी तरह बिहेव करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भाई इसमें मैक्सिमम +4, आपके सिलेबस में लेंथेनाइड्स उसके कंपाउंड्स और कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड नहीं है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, तो +4 में कौन कौन, C+4, PR+4, TB+4, DY+4, ND+4, ND+2+4 दोनों में होता है। लैंथेनाइड को Ln से रिप्रेजेंट करते हैं, Ln, और इनके रिएक्शंस कैसी होती हैं तो रटने के लिए याद रखते हैं कि जस्ट लाइक एल्युमिनियम की तरीके ये रिएक्शन देते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स आर आयनिक एंड बेसिक, बिल्कुल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो आयनिक और बेसिक बनाएंगे। काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की बात करते हैं अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में, तो ध्यान से देखिए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम 4f1 से 4f14 की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन किस में भरा जाता है, f में, और f की शिल्डिंग क्या होती है, और भी पुअर, d से भी पुअर, तो इसका मतलब z इफेक्टिव बढ़ेगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, घटेगी। तो इसमें कोई लफड़ा नहीं है, रेडियस कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होती है। बस ध्यान से देखिएगा एक जगह, यूरोपियम की रेडियस मैक्सिमम है और ये एनसीईआरटी का डाटा है, तो यूरोपियम को मैक्स कर दीजिएगा, बाकी कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज, दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यूरोपियम देखिएगा आप कोवेलेंट रेडियस में मैक्सिमम। हाँ, आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं, +3 La+3 से Lu+3 तक कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज है, तो आयनिक रेडियस में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटॉमिक रेडियस में यूरोपियम के पास प्रॉब्लम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। कहाँ किस में होगा एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, 5f में। तो 5f सीरीज में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होता है। एलिमेंट टू एलिमेंट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू एलिमेंट टू एलिमेंट लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब कि जैसे मान लो हम यहां से गए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में C से PR तक गए, इसमें रेडियस में चेंज डेल्टा R1 है, और TH से PA तक गए, इसकी रेडियस का चेंज डेल्टा R2 है। तो एलिमेंट टू एलिमेंट एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन ये चेंज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लेंथेनाइड, लगभग लगभग दोगुना हो जाता है। तो डेल्टा R2 की वैल्यू क्या हो जाती है, ग्रेटर देन डेल्टा R1, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 5D 6D में भी रेडियस एकदम सेम ही होता है, रीजन ड्यू टू एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं पोलराइजिंग पावर। भाई जैसे जैसे रेडियस कम होगी, फजान बाबा कूद जाएंगे मैदान में, तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो ऑल लेंथेनाइड्स फॉर्म LnOH थ्राइस टाइप हाइड्रोक्साइड, ठीक है। LnOH थ्राइस से LnOH थ्राइस तक क्या होगा बताओ, रेडियस घट रही है, तो रेडियस घटने से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज घट रही है, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, पानी में सॉल्युबिलिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो पानी में सॉल्युबिलिटी घटेगी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो इस प्रकार के छोटे छोटे चीजें। LOH थ्राइस मोस्ट बेसिक, LOH थ्राइस लीस्ट बेसिक, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा नहीं, आप 1.5-2 घंटे आराम से वो कर सकते हैं। हमने लेंथेनाइड ले लिया, मैंने क्या क्या किया, एलन के रिएक्शंस कैसे समझोगे, Al3+ जैसी। तो बताओ हाइड्रोजन के साथ तो कैसा बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। जैसे H एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो LnCl3, हाइड्रोजन रिलीज हो गई। हेलोजन के साथ कराओ, सॉरी हेलोजन के साथ LnH3, एसिड के साथ कराए तो H2 गैस रिलीज है। वाटर के साथ कराओ हाइड्रोक्साइड LnOH थ्राइस प्लस H2। कार्बन के साथ, भाई कार्बन के साथ आपको एनसीईआरटी में दिया 3 टाइप का कार्बाइड बनाएगा, तो यहां बस एक लिखा है, 2 और एनसीईआरटी में आओ। मेरा आपसे सवाल है कि कौन, Ln2C3, Ln3C2, LnC2, Ln2C, कौन से कार्बाइड्स हैं, ध्यान से देखिए। नाइट्रोजन के साथ जैसे एल्यूमिनियम Al बनाता है, ये क्या बनाएगा, LnN, ठीक है।
सल्फर के साथ Ln2S3, Al2S3 जैसे एल्यूमिनियम सल्फाइड में, ऑक्सीजन के साथ जैसे Al2O3, Ln2O3। ठीक है, तो इस प्रकार आपका 1.5-2 घंटे में DNF ब्लॉक को मेंस सिलेबस के हिसाब से एक वन शॉट में दे दिया गया है। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो आप आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, मिलते हैं फिर एक DNF ब्लॉक के क्वेश्चन सीरीज के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।